साइलेंट। उनसे बात करिए। 6 मिनट है, 4-5 मिनट है। इसमें ये इसको यहीं रख दिया मैंने, ये लोग के लिए ले जाना रिव्यू पर ये थोड़ा सा और बना दो। वो लोग कुछ पूछेंगे अपने आप पर? नहीं, हम 4 बजे, अभी तो थोड़ा सा वक्त है, लोग आ रहे हैं उस पर।
और शुरू करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार। मैं ब्रह्म राक्षस के आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उन आलोचकों को याद करने की एक श्रृंखला शुरू की है जिन्हें अक्सर हम तथाकथित मुख्य धारा में याद नहीं करते। मुख्य धारा का रूपक सिर्फ राजनीति में नहीं है जहाँ वो कहर बरपा कर रहा है, बल्कि साहित्य में भी है। हम ऐसे बहुत सारे आलोचक हैं जिनको भूल जाते हैं या भूल गए हैं। तो ये अच्छी श्रृंखला है जिसमें हम उनको याद करेंगे और उनके अवदान को किसी हद तक दर्ज करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में आलोचना एक तरह का अकादमिक उद्योग है। मतलब ज़्यादातर आलोचक अकादमिक संस्थाओं में काम करते हैं, वहीं से आते हैं। और ये कोई हिंदी में ही नहीं है, ये संसार भर में ऐसा है। बहुत बड़े बड़े आलोचक हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सोबोन वगैरह विश्वविद्यालयों में ही काम करते हैं। लेकिन इसलिए एक तरह से हिंदी आलोचना और उसकी जो मुख्य धारा बनी है वो अकादमिक आलोचना की धारा है। और अकादमिक प्रतिष्ठान का एक ये गुण है कि वो उन आलोचकों को हाशिए पर डाल देता है जो या तो कुछ अधिक ही असहमत किस्म के आलोचक होते हैं या जो अकादमिक संस्थाओं से आते ही नहीं। एक ज़माने में हम लोगों ने ये बात शुरू की थी कि हिंदी में आलोचना की एक समांतर परंपरा है जो कृतिकारों द्वारा लिखी गई आलोचना है, जिसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, विजय देवनाथ शाही, निर्मल वर्मा, मलयज ऐसे लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग भले अकादमिक संस्थान में भी काम करते रहे हों, जैसे कि मुक्तिबोध करते थे या कि शाही भी करते थे, लेकिन उनको अकादमिक परिसर में जगह वैसी नहीं मिली जैसी कि उनको मिलना चाहिए थी। आप ध्यान दें तो आलोचना में जो नई पदावली आई है, जो नई अवधारणाएं आई हैं, वो अक्सर और ज़्यादातर उन आलोचकों की हैं से आई हैं जिन्हें मुख्य धारा का आलोचक नहीं माना जाता। उस तरह की मान्यता उनको बहुत ही अनिच्छा से दी जाती है। देवी शंकर अवस्थी वैसे तो अकादमिक संस्था का हिस्सा थे। दुर्भाग्य से उनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। ऐसे दो महत्वपूर्ण आलोचक हैं मैं समझता हूँ इस सीरीज में। एक देवी शंकर अवस्थी जिनकी आयु 36 वर्ष भी नहीं हो पाई, और दूसरे मलयज की आयु भी बहुत अधिक नहीं हुई। लेकिन देवी शंकर जी का जो आलोचना लिखने का है
36 बरस की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और कुल 10-15 वर्ष में उन्होंने जो लिखा है उसमें एक बात मार्के की है जो शुरू में ही कहनी चाहिए कि उस समय जो मुद्दे प्रासंगिक थे और उनमें से कई आज भी हैं, उन सब पर देवी शंकर जी की नज़र थी। समीक्षा की उपयोगिता, रचना और आलोचना के संबंध, समकालीनता का संदर्भ और आंतरिक अध्ययन विधि, आधुनिकता और भारतीयता, साहित्यिक लेखक का व्यवसाय, नई कविता और बोधगम्यता, कविता और संगीत, विशेषीकरण, असहिष्णुता और सांस्कृतिक अंतराल। अब आप देखें कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी मृत्यु के लगभग 55 वर्ष बाद भी विचारणीय हैं और जिन पर हमने अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है। और बल्कि कई मुद्दे तो ऐसे हैं, मसलन कविता की बोधगम्यता, व्यावसायिकता, रचना आलोचना का संबंध, आधुनिकता और भारतीयता, असहिष्णुता आदि, जो नई ज्वलंतता पा चुके हैं। हमको देवी शंकर अवस्थी को समझने के लिए 20वीं शताब्दी के 50 के दशक और 60 के दशक में जाना ज़रूरी है, इसलिए कि उस समय पूरे हिंदी अंचल में नए साहित्य की स्थापना और उसकी स्वीकृति की लड़ाई लड़ी जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई अक्सर ऐसी जगहों पर लड़ी जा रही थी जो महानगर नहीं थे, मसलन इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, सागर इत्यादि। इन जगहों में बहुत सारे युवा लेखक, जिनमें आलोचक भी शामिल थे, नए साहित्य को अकादमिक परिसर में भी स्थापित करने के लिए एक संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारे युवा लोग शामिल थे, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, विजय देवनाथ शाही, नामवर सिंह, उसमें देवी शंकर भी थे। और इस संघर्ष की हिंदी आलोचना के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका रही है। इस संघर्ष ने ही, और ये संघर्ष सिर्फ हिंदी में हुआ हो ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में भी T.S. इलियट जैसे महान कवि को कैम्ब्रिज में शायद 50 के दशक तक पठनीय यानी अकादमिक कक्षा में विचारणीय नहीं माना गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हिंदी में 50 और 60 और 70 के दशक तक आते आते कुल मिलाकर नए साहित्य को स्वीकार कर लिया गया था। ये तो याद आता है कि हमने जब 1958 में अज्ञेय को सागर विश्वविद्यालय में वहाँ छात्र संघ का उद्घाटन करने बुलाया, उनकी आयु कुल 47 वर्ष की थी तब, तो वहाँ जो हिंदी के बड़े आचार्य थे वो शहर छोड़कर चले गए और हिंदी विभाग के ज़्यादातर अध्यापक उस आयोजन में आए नहीं, जिसका लाभ उठाकर हम लोगों ने उनसे कवि और माध्यम इस पर एक व्याख्यान आयोजित किया था। तो ये उस समय की स्थिति थी। एक तरह से इसी
दौरान यानी 50-60 के दशक में हिंदी आलोचना ने समकालीन होने का निश्चय किया। उससे पहले आलोचना जो थी वो की सहचर नहीं थी, मुख्यता नहीं थी। अब उसका एक दूसरा छोर आ गया है इन दिनों कि वो समकालीनता की इतनी सहचर हो गई है कि उसको किसी प्राचीन साहित्य या किसी मध्यकालीन साहित्य की कोई स्मृति ही नहीं बची। ये एक दूसरा ध्रुवांत है जिस पर हम पहुंच चुके हैं। पर बहरहाल उस समय जो आलोचना थी उसने ये तय किया, और आप देखें कि देवी शंकर अवस्थी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस प्रयत्न में शामिल। उन्होंने मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, त्रिलोचन, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा के एक कविता संग्रहों पर लिखा। उन्होंने रेणु, राम कुमार, उषा प्रियंवदा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, महेंद्र भल्ला आदि के कहानी संग्रह पर लिखा। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर के उपन्यासों पर लिखा। तो ये एक जो साहचर्य पैदा होता है, समकालीनता में शामिल हैं लेखक और आलोचक दोनों, और साथ साथ चल रहे हैं, ये हिंदी में होना शुरू हुआ। अब रेंज देखिए देवी शंकर अवस्थी का, इतने सारे जो नाम मैंने भी आपको बताए हैं वो नाम उन लेखकों के हैं जो उस समय समकालीन थे, जिनकी नई कृतियां प्रकाशित हुई थी। और देवी शंकर जी ने पहली बार हिंदी के आलोचना के इतिहास में पुस्तक समीक्षा को एक तरह से आलोचना की एक वैध विधा के रूप में और महत्वपूर्ण विधा के रूप में मान्यता दी। उन्होंने विवेक के रंग नाम का एक संचयन तैयार किया, जो उस समय महत्वपूर्ण पुस्तक समीक्षाएं लिखी जा रही थीं, उनका एक संचयन किया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, और मुझे आलोचना में जितना भी मैं तो खैर बिल्कुल ही हाशिए का हूँ, लेकिन बहरहाल जितना भी हूँ हाशिए पर ही सही, वहाँ होना इतना बुरा भी नहीं लगता मुझे। तो देवी शंकर जी ने रघुवीर सहाय की पहले संग्रह सीढ़ियों पर धूप में की जो पुस्तक समीक्षा उसमें छापी है, जीने के कर्म की परिभाषा, वो मैंने लिखी थी। मेरी उम्र करीब 20 साल की थी, और कृति जो श्रीकांत वर्मा और नरेश मेहता निकालते थे उस पत्रिका में वो छपी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी कौन सी पुस्तक समीक्षा हम शामिल करें, तो मैंने इसका नाम लिया। तो उन्होंने कहा चलो, रघुवीर जी से भी मैंने पूछा था और उन्होंने भी कहा कि यही समीक्षा लेने योग्य है। तो एक पहली बार ये संचयन आता है, उनके द्वारा संपादित है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका शीर्षक है विवेक के रंग। विवेक का रंग नहीं, यानी देवी शंकर अवस्थी रंगों की बहुलता का स्वीकार कर रहे हैं कि विवेक भी एक रंगी नहीं हो सकता। यानी जाहिर है कि जो पुस्तक समीक्षाएं उसमें संकलित थीं वो तरह तरह की दृष्टियों से लिखी गई थी, तरह तरह की कृतियों पर भी लिखी गई थी। उन सब को एकत्र किया, यानी आलोचना में आलोचना की बहुलता और रचना की बहुलता दोनों का स्वीकार जैसे इस विवेक के रंग शीर्षक में झलकता है। उन्होंने एक और नई कहानी, संघर्ष और प्रकृति, उन दिनों नई कहानी का
उभार हुआ था और तरह तरह के दावे और घोषणाएं हो रही थीं, तो इसका एक संचयन देवी शंकर जी ने एकत्र किया और संपादित किया। अब ये जो एक तरह से आलोचना में उस समय जो संवाद हो रहा है, उसको पुस्तकाकार दो मंच मिलते हैं इन दो संपादित पुस्तकों से, और ये बिल्कुल समवर्ती हैं। लगभग तभी हो रहा है जब ये संवाद हो रहा है। ये संवाद देवी शंकर जी ने आयोजित नहीं किया, ये तो संवाद अपने आप स्वतःस्फूर्त ढंग से चल रहा है, लेकिन वो अपने आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल कर ये संचयन करते हैं। ये संचयन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उस चल रहे संवादों को दर्ज करते हैं और पुस्तकों में एक तरह से स्थायी कर देते हैं। हम लोग इन दिनों महानगरों से बहुत आतंकित हैं, और हमें से ज़्यादातर लोग अब छाड़ के महानगरों में ही बस गए हैं। इसलिए उनको लगता है कि सारी आधुनिकता और सारी आलोचना और सारी रचनाशीलता महानगरों में ही केंद्रित है। ऐसा था नहीं, और अभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो संघर्ष, वो एक छोटे शहर से आए थे, कानपुर से दिल्ली आए थे। अपना पीएचडी तो हजैब साहब जी की अधीन किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शाम का महाविद्यालय चलता था उसमें वो पढ़ाते थे। तो दिलचस्प बात उस समय की ये थी कि मतभेद थे, लेकिन और लोगों की अपनी अपनी वैचारिक आस्थाएं भी थी। मतभेद थे, वैचारिक आस्थाएं थी, पर कट्टरता नहीं थी, और मतभेदों को शत्रुता में बदलने का ऐसा उत्साह नहीं था जैसा आजकल। तो वो भी एक स्थिति थी जिसमें एक स्वस्थ संवाद संभव था, स्वस्थ मतभेद और असहमतियां संभव थी, और वाद विवाद और संवाद भी चलता था। स्वयं देवी शंकर जी ने एक जगह कहा, जब निर्मल या रघुवीर सहाय या शमशेर का बचाव इसी वैयक्तिक रचनाशीलता के आधार पर किया जाता है, तब वह वस्तुतः उस परंपरा का भी बचाव है जो दी हुई नहीं है और आधुनिक जीवन की तमाम उद्भावनाओं की श्रेष्ठता के साथ अर्जित की गई। तो वो ये भी देख पाते थे कि उस समय एक तरह से जो हिंदी का एक शाश्वत द्वंद्व है व्यक्ति और समाज के बीच का, उस समय परिमल के बहुत सारे लेखक और आलोचक इस पर आग्रह कर रहे थे कि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जो है, व्यक्ति का स्वातंत्र्य जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। और दूसरी तरफ प्रगतिशील और जनवादी लोग का आग्रह था कि सामाजिकता बहुत बड़ा मूल्य है, और सामाजिक यथार्थ ही, तो निजी यथार्थ, सामाजिक यथार्थ, व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक यथार्थ, इनके बीच जो द्वंद्व था उसको वो देख रहे थे। लेकिन उसमें कोई समन्वय की चेष्टा वो नहीं कर रहे थे, और ये
कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों को मिला लेते हैं, ऐसी भी क्या झगड़े की बात है। ऐसा भी बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन 3 संपादित पुस्तकों में शामिल लेखक जो हैं, जरा उनकी सूची सुनिए। अज्ञे, शमशेर, प्रभाकर माचवे, रघुवंश, विजय देवनाथ शाही, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, मार्कंडेय, हेमीचंद्र जैन, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह आदि। तो रुचि, एक आलोचक को जब हम याद करते हैं या उसको हम जब जांचते परखते हैं, तो जिस कई बातों का ध्यान हमको रखना होता है, इनमें से एक है उसकी रुचि का वितान कितना है, किस तरह की रुचियां हैं, और वो रुचि का वितान कितना समृद्ध है। तो इन नामों से ही आप जान सकते हैं कि देवीशंकर अवस्थी की रुचि का वितान कितना समकालीन और कितना विविध था। एक दूसरे से वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल अलग लेखकों और कृतियों को वो पसंद कर सकते थे। उन्होंने एक आलोचक को हम जब देखें तो उसका बुनियादी काम क्या है? बुनियादी काम है मेरे हिसाब से कि वो साहित्य के अनुराग से लिखता है और उस अनुराग को अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है और उनमें वैसा ही अनुराग जगाना चाहता है। साहित्यानुरागी ही आलोचक हो सकता है। जो साहित्य को किसी और चीज का माध्यम या उपकरण या उपनिवेश मानने वाले लोग हैं, वो सही अर्थ में आलोचक नहीं हो सकते साहित्य के। इसका अर्थ ये नहीं है कि साहित्य को और दूसरे अनुशासनों से और दूसरी विद्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। उसको सबके साथ संवाद भी करना है, सबसे कुछ लेना भी है, सबको कुछ देना भी है, लेकिन साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता है। ये बात देवीशंकर अवस्थी की दृष्टि में स्पष्ट है। वो ये लाग लपेट नहीं करते, और मैं उनके 2-3 उदाहरण आपको सुनाना चाहता हूं कि साहित्य न तो दर्शन शास्त्र है न समाज शास्त्र। मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या सामाजिक सत्य रचना के भीतर तभी मूल्यवान होते हैं जब वे उसकी समग्रता, संकलता और कलात्मकता की रक्षा करते हैं। फिर आगे, प्रत्येक रचना स्वनिर्भर, एकतान और जटिल संकुल स्तरों वाली होती है और युग तथा रचयिता से अलग होकर उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। कृति की स्वतंत्र सत्ता, उसकी सापेक्षता, दोनों का एक गत्यात्मक मानदंड पर संतुलन अपेक्षित है। तो उनकी स्वतंत्रता की धारणा जो है वो निजता और सामाजिकता दोनों के बीच साहित्य की स्वतंत्रता, साहित्य की पक्षधरता का आग्रह करती है, जो कि एक सच्चे आलोचक का लगभग धर्म होना चाहिए। दूसरी बात, जिसको सच कहने का साहस मैं कहना चाहूंगा, एक आलोचक कई तरह के लोगों से, कई तरह की इकाइयों से आप चाहें तो कहें संवाद करता है। एक
कृति से संवाद करता है, एक लेखक से संवाद करता है, एक पाठकों से संवाद करता है, एक जो प्रतिष्ठान है उनसे संवाद करता है, और इन सब से सबका कुछ ना कुछ दबाव तनाव उसके मन पर होता है। किस हद तक एक आलोचक अपना सच पूरी निर्भीकता के साथ कह सकता है बिना इसकी परवाह किए कि कृतिकार नाराज हो जाएगा, दूसरे आलोचक नाराज हो जाएंगे, संस्थान नाराज हो जाएंगे, हो सकता है पाठक भी नाराज हो जाए। तो ये दूसरों को नाराज करने का जोखिम उठाना, पर अपने सच पर जिद कर अड़े रहना, ये भी देवी शंकर जी की एक विशेषता थी। देखिए, वो एक तरफ त्रिलोचन ने भौजी नई नई आई थी सोनेट, उसका मरमूल लेख करते हैं। नरेश मेहता को हिंदी भाषा की अपनी जीनियस की याद दिलाते हैं। बूंद और समुद्र की कमजोरी उसके विच्छिन्न चिंतन में पाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारुचंद्र लेख को एक टूटा हुआ दर्पण पाते हैं जिस पर पढ़ने वाला प्रतिबिंब समग्र नहीं होता। नामवर सिंह को कविता नहीं उपन्यास की दृष्टि से कहानी पढ़ने का उद्यम करते देखते हैं। भारती को नव रहस्यवाद में उलझे दिखाते हैं। ये अपने सच को निर्भीकता से कहना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधीन तो उन्होंने अपनी पीएचडी की थी, इसके बावजूद उनके उपन्यास में उनको जो कमी नजर आई उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और इस अवधरण को भी आप देखें, पल्लव की भूमिका जिस प्रखरता और शक्ति से नए काव्य आंदोलन के उन्मेष, वैसी प्रखरता, स्पष्टता या मौलिकता प्रेमचंद के उपन्यास कहानी संबंध इलाचंद्र जोशी, यशपाल या अज्ञे भी इस संबंध में उतने ही उदासीन और असंपृक्त दिखते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि सुमित्रानंद पंत, जिन पर काफी विवाद होता है इन दिनों कूड़ा करकट के रूपक के संदर्भ में, उनकी जो पल्लव की भूमिका है उसकी प्रखरता और स्पष्टता और उसमें जो काव्य आंदोलन के उन्मेष को सूचित करने की प्रतिभा है, ये शक्ति है, क्षमता है। और दूसरी तरफ प्रेमचंद से लेकर अज्ञे तक जैनेन्द्र के सबको कमतर ठहराना, कहानी और उपन्यास के बारे में अपनी धारणाओं में अपने नवोन्मेष को व्यक्त करने की क्षमता में आलोचकी साहस का प्रमाण है। ये वो सच है जो बोलना बहुत सारे आलोचकों ने एक तरह की अवसरवादिता के चलते स्थगित कर दिया, और अब तो राजनीति से लेकर साहित्य में भी झूठ की ही भरमार है। तो और फिर वो स्वयं उन्होंने इस बात के बारे में वो बहुत सतर्क थे कि समीक्षक की वृत्ति क्या है। समीक्षक की सफलता इसी में है कि पाठक को वह इतना प्रबुद्ध कर दे कि वह समीक्षा की भी समीक्षा कर सके। अपने को ऐसे वेद्य बनाना एक आलोचक का कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरा सच है, लेकिन आप इस सच की भी जांच करें, इसको मान न लें क्योंकि एक आलोचक ने ऐसा कहा है। सिर्फ मेरे कहने से इसको मान न लें, उसकी भी समीक्षा करें। ये
समीक्षक वृत्ति पाठक में भी पैदा हो जाए, इसको वो धर्म, आलोचक का धर्म बताते हैं। आगे एक जगह और ये कहते हैं कि दैनिक जीवन के तुच्छ और अमहत्वपूर्ण यथार्थ से महत्वपूर्ण यथार्थ की ओर हम साहित्य में आते हैं एवं तुच्छ यथार्थ से महत्वपूर्ण दिशा सिद्धांत के क्षेत्र में मिलती है। यानी सीधे सीधे यथार्थ को स्वीकार करना उस समय बहुत इसका जोर था कि जो है यथार्थ वही पर्याप्त है, उसमें आप कोई फेर बदल न करें। लेकिन ऐसा देवी शंकर जी को मान्य नहीं था। देवी शंकर जी की मान्यता थी कि वो रूपायित होता है और महत्वपूर्ण होता है, न सिर्फ साहित्य में महत्वपूर्ण होता है बल्कि सिद्धांत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण तभी होता है जब वो रूपायित होता है। अगर फिर देखिए उस समय किस मतलब कथानक को लेकर एक बहस थी कि कहानी में कथानक का कितना महत्व है, और रघुवीर सहाय इस तरह के कुछ कवि कहानीकार थे जिनकी कहानियों में लगभग कुछ नहीं होता, कुछ घटित नहीं होता, फिर भी वो कहानी है, बिना कथा की कहानी है। रघुवीर सहाय की एक कविता है, एक लड़का है, वो अकेला है और कुछ खेलना चाहता है, लकड़ी का एक टुकड़ा उसको मिल जाता है तो उससे वो खेलता है, उसको उस तरफ फेंकता है, फिर दूसरी तरफ आता है और कुछ घटना नहीं है, पर फिर भी कहानी है और एक बहुत मार्मिक कहानी। तो इस बात को सचेत थे देवी शंकर जी। उन्होंने यहाँ तक कहा, अगर कविता के संगीत या चित्र के लिए फोटोग्राफी, तो कहानी के लिए किस्सा गोई सबसे अधिक बाधक है। किस्सा गोई को कहानी के लिए, कथा के लिए बाधक कहने की हिम्मत देवी शंकर जी ने उस जमाने में की थी। एक आलोचक को आप इसलिए भी पढ़ना चाहते हैं कि वो आपको जीवन में जो या सार्वजनिक क्षेत्रों में जो बड़े प्रश्न उठ रहे हैं उन पर वो क्या सोचता है। यानी एक अच्छा आलोचक अपने को साहित्य तक महदूद नहीं रखता, हालांकि वही उसका मूल परिसर है, पर वो उसके आगे भी जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। साहित्य कोई शुद्ध व्यापार तो है नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों से साहित्य में प्रभावित होते हैं, तो उनके प्रति भी सचेत रहना देवी शंकर जी की वृत्ति में था। इसलिए उन्होंने आधुनिकता और भारतीयता के प्रश्न पर विचार किया। ये प्रश्न बार बार उठता रहा है और आधुनिक सभ्यता के पूरे दर्द और हर्ष को भोगे बिना ही जो लोग भारतीयता, भारतीय परंपरा या अपनी आध्यात्मिकता का ढोल पीटते हैं, वे या तो स्वयं गैर ईमानदार हैं या इस भारतीयता आध्यात्मिकता को हल्का बनाते हैं। सोचिए, ये कहा जा रहा है और उस समय से ये चल रहा था और हमेशा चलता रहा है कि भारतीय परंपरा तो बहुत आध्यात्मिक है। भारतीय परंपरा में आध्यात्मिकता एक तत्व है, जैसे कि अनेक महान परंपराओं में है, और बहुत पदार्थवाची चीज़ें भी हैं। आखिर परंपरा में इतने बड़े बड़े मंदिर और स्थापत्य के आला नमूने कोई पदार्थवादी चीज़ है ना, ये कोई आध्यात्मिकता से थोड़ी बन गई, ये तो हस्तकौशल से बने। तो फिर वो ये 3 दशक पहले ये कहना इतना आसान नहीं था। आज तो खैर ख़तरनाक है, लेकिन उस समय भी आसान नहीं था जब उन्होंने ये कहा, आगे बढ़कर
ऐसे दायित्वों को भी नए साहित्य ने स्वीकार किया है जिनकी कभी मांग नहीं की गई थी, यथा आत्मजिज्ञासा, आत्मान्वेषण, अस्तित्व की समस्या। और इनको दर्शन या तत्व चिंतन के लिए न छोड़कर साहित्य में स्वीकार करने का अर्थ छोटा नहीं। यानी देवीशंकर अवस्थी उस समय ये देख पा रहे हैं कि अस्तित्व के, मानवीय स्थिति के, मानवीय नियति के ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी पहलू हैं जो अब साहित्य में आ गए, और उनका साहित्य में आना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर साहित्य का ये दावा है कि वो मानवीय स्थिति पर, जैसा कि इमर्सन ने एक बार कहा था कि लेखक जो है वो ही रिपोर्ट्स ऑन द यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड के बारे में संसार को एक रपट देता है। तो टिप्पणी हर्बर्ट की बहुत प्रसिद्ध कविता है, एक घेराबंद शहर से एक रिपोर्ट, बड़ी कविता है। तो ये जो रिपोर्ट अगर आप ब्रह्मांड के बारे में साहित्य से अपेक्षित है या करते हैं, तो जाहिर है कि साहित्य को बहुत सारे दूसरे तत्वों को शामिल करना होगा, जिनमें आत्मजिज्ञासा, आत्मान्वेषण, अस्तित्व की समस्याएं शामिल हैं। तो ये जो एक 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 बेचैनी है नए साहित्य को समझने की, उसको आलोचना के क्षेत्र में स्थापित करने की, उसको सामाजिक मान्यता दिलाने की, उसकी समझ अपने समय और समाज में बढ़ाने की, उस बेचैनी को देवीशंकर अवस्थी में स्पष्ट देखा जा सकता है। उनके बहुत सारे मूल्यांकनों से आप हो सकता है सहमत ना हो, तो इससे उनको कोई उज्र भी नहीं होता। ये कोई वो आलोचक जो ये माने कि मेरे ही पास सत्य है, सत्य तो सिर्फ सत्य को अपने पास होने का दावा करने वाले हमेशा तानाशाह होते हैं, चाहे वो धर्म के तानाशाह हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे दर्शन के हों, चाहे आलोचना के। सत्य सबके पास है, थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा उसमें है। किसी के पास वो अधिक आलोकित होकर आ जाता है, किसी के पास दबा छुपा रह जाता है, लेकिन सत्य पर किसी का मौरूसी हक नहीं है। वो चाहे साहित्य का सच हो, चाहे समाज का सच हो, चाहे समय का सच हो। तो ये बात देवीशंकर जी के अपने मन में और अपने आलोचनात्मक चित्त में बैठी हुई है। एक कि उनका काम साहित्य की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अन्य अनुशासन जब अकादमिक परिसरों में और अन्यत्र भी बहुत ज़्यादा हावी हैं और साहित्य को एक तरह से हाशिए पर ले जा रहे हैं, उस समय साहित्य की स्वायत्तता पर आग्रह करना, उसको समाज के प्रति सजग, सामाजिक यथार्थ में संलग्न मानते हुए भी उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसकी स्वतंत्रता की चौकसी करना, उस पर इसरार करना, ये एक काम है। दूसरा काम है कि उस स्वतंत्रता की जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं साहित्य के परिसर में, जो कृतियों में, उनकी व्यावहारिक समीक्षा कर उन्हें सामने लाना है। और तीसरा कि जो बड़े प्रश्न हैं जिनसे साहित्य कभी विरत या विमुख नहीं हो सकता, उन प्रश्नों का भी आलोचना के क्षेत्र में सामना करना। और ये देख पाना कि ऐसे कई तत्व साहित्य में अब आ गए हैं जो शायद उसमें पहले नहीं थे, और उन तत्वों का आना अपने आप में साहित्य का विस्तार है। और फिर बहुलता का आग्रह कि
तरह तरह की दृष्टियां होंगी, उनमें आपस में नोक झोंक, संघर्ष, द्वंद्व, तनाव, विवाद सब होंगे। पर साहित्य का लोकतंत्र तो इसी बहुलता से बना है, इसी से वो पोषित और पुष्ट और सशक्त होता है। और आलोचक का काम ये है कि इस बहुलता के दबाव को साहित्य के, संस्कृति के, अकादमिक प्रतिष्ठान के परिसरों में बचाए रखे, बनाए रखे। और ये काम देवी शंकर जी ने बखूबी किया। उनको उम्र कम मिली, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने सूत्र रूप से तो कही थी, उसका जितना विस्तार आगे जाकर करना ज़रूरी होता वो जीवन उनको नहीं मिला। लेकिन जितना मिला, और फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि वो कुल 10 या 15 वर्ष का था, यानी इतनी अल्पावधि में एक युवा आलोचक कितना और क्या कर गुजरता है, ये सोचकर उनकी स्मृति में जो पुरस्कार स्थापित है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, जो युवा आलोचना के लिए संभवतः हिंदी में तो है, एकमात्र है ही, सारे भारत में एक अद्वितीय पुरस्कार है। और उस पुरस्कार से मैं चूँकि शुरू से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए हमने उस समय तय किया था कि हम इसमें जो आयु सीमा रखेंगे वो 36 वर्ष रखेंगे। जिस आयु में देवी शंकर जी दिवंगत हो गए, लेकिन उस समय 36 वर्ष का कोई युवा आलोचक हमको नहीं मिला, तो पहली ही बार हमको उसमें ढील देना पड़ी जब हमने मदन सोनी को ये पहला सम्मान दिया था। आजकल अकादमिक जगत में जो युवा लोग काम करते हैं, उनमें 2 तरह के लोग हैं, और तरह के भी होंगे शायद, पर जितना मैं जानता हूँ, एक तो वो हैं जो पेशे के कारण आलोचना लिखते हैं, क्योंकि एमफिल करना है और पीएचडी करना है और कुछ पुस्तकें हों तब जाकर उनकी पदोन्नति इत्यादि होगी, तो कुछ पुस्तकें होना ज़रूरी है। तो एक तो इसका अधिकांश आलोचना में कोई इजाफा नहीं करता, कुछ जोड़ता नहीं है, पृष्ठ पेषण और एक तरह की आवृत्तियाँ उसमें होती रहती हैं। दूसरे कुछ ऐसे युवा लोग हैं, देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो अब इतने वर्षों से चल रहा है, उसमें वो लोग सामने आते रहे हैं, जो उनमें से कई अकादमिक परिसरों में भी हैं और कई उससे बाहर भी हैं, जिन्होंने काफ़ी युवावस्था में अच्छा काम किया। फिर भी मैं कहूँगा कि ये विचित्र है कि धूमिल कविता में, मुक्तिबोध साहित्य में उनको तो 47 वर्ष की आयु भी पूरी करने का भाग्य नहीं मिला। तीसरे मलयज, ये सब ऐसे आलोचक हैं जिनको, या कवि हैं जो बहुत कम आयु में चले गए, पर इतना कुछ कर गए कि आश्चर्य होता है कि ऐसा वो कर पाए, जबकि करने की सुविधाएं या अवसर उस समय कम थे, अधिक कठिन संघर्ष था। आप सोचिए कि विश्वविद्यालयों में अगर ये जो नया साहित्य था, इसकी मान्यता तो 60 के दशक के शायद अंत या 70 के शुरू में होना शुरू हुई, और तब तक तो जहाँ तक अकादमिक परिसर था, उसमें नए साहित्य का प्रवेश
बहुत ही हिचक और संकोच के साथ होता था। उस समय देवी शंकर अवस्थी जैसे लोग थे जिन्होंने इतना आलोचनात्मक साहस दिखाया, किसी तरह की अवसरवादिता से अपने को दूर रखा। पीएचडी के लिए उन्होंने कुछ प्रश्न प्रेमाख्यान या इस तरह की किसी चीज़ पर पीएचडी की थी, वो बिल्कुल अलग था। उससे उनके आलोचनात्मक काम का कोई विशेष संबंध या प्रभाव नहीं था। उनकी रचनावली प्रकाशित हो गई है और सौभाग्य से उनकी पत्नी कमलेश जी और उनकी बहन रेखा अवस्थी ने मिलकर बहुत ही जतन से वो काम कर लिया है। तो अब लोग जो देवी शंकर अवस्थी को ठीक से पढ़ना समझना और उनसे सीखना चाहें, उनके लिए ये अवसर है कि वो ये वाणी प्रकाशन से निकली है और उसको देखें और ये भी सोचें कि उनमें से वो लोग जो अब अकादमिक परिसरों में हैं अपने बूते क्या कर पा रहे हैं। स्वीकृति का प्रयत्न पर असहमति का विवेक, ये दोनों देवी शंकर जी में एक साथ थे। उन्होंने स्वीकृति के लिए, साहित्य की नई वृत्तियों की मान्यता के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किया, पर ये प्रयत्न उन्होंने एक जगह लोकप्रियता के बारे में भी एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि जिसको याद दिलाना ज़रूरी है। जनप्रियता की मांग पर तमाम कविता न केवल सार्वजनिक कविता बनकर रह गई थी, बल्कि एक निहायत कृत्रिम काव्य सामने आ रहा था। उस समय वैयक्तिक कल्पनाशीलता एवं रचनात्मक आकांक्षा को पहचानना आलोचना का अपना कर्तव्य है। आजकल बहुत लोकप्रियता का फिर से एक दौर है और अब ऐसे साधन हैं जिनमें लोकप्रियता का भ्रम भी पैदा किया जा सकता है और शायद लोकप्रियता भी पैदा की जा सकती होगी। तो उस समय ये याद रखना ज़रूरी है कि आलोचना का काम इस लोकप्रियता को प्रश्नांकित करना है, जो कि देवी शंकर अवस्थी ने अपने समय में किया। और एक दूसरा निरी सामाजिकता और तथाकथित यथार्थपरकता की सीमाएं पहचानना ज़रूरी है। उन्होंने इसरार किया है कि तब लगता है कि कविता उस ऊंचाई से हट रही है जहाँ पर कि एक प्रकार की दार्शनिक मेटाफिजिकल कार्यवत्ता को भी अपना लेती है, मात्र सामाजिक या मनोवैज्ञानिक ही नहीं। वह भी जैसे भुला बैठी। मज़ा ये है कि आलोचना भी इसी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर पा रही है। वह भी जैसे भुला बैठी है एक कविता का एक आयाम ऑन्टोलॉजिकल और मेटाफिजिकल भी होता है। आप देखें कि इस सारे में एक शांत पर अदम्य साहसिकता छिपी हुई है। ये कहने में, इस पर इसरार करने में, उस समय इसरार करने में जब कविता और आलोचना संभवतः दोनों ही ये भूल चुकी हैं कि उनका एक दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम भी होता है, सदियों से होता आया है, और उस छोड़ देना या उसकी चिंता न करना उचित नहीं है। तो बार बार आलोचक का ये काम ही है, मतलब। और दूसरी तरफ आलोचना की भी आत्मालोचना, यानी इसमें वो कविता को नहीं बख्श रहे हैं तो आलोचना को भी नहीं बख्श रहे। ये कर पाना
साहस का तो काम है, विवेक का भी काम है, और आलोचना की मूल वृत्ति को इतनी जल्दी, इतनी युवावस्था में पकड़ पाने का हुनर भी है, वो कौशल भी है। मित्रों, मैं आलोचना में जब आया 1960 में, 59-60 में, तो मेरे दो प्रेरक थे, एक नामवर सिंह और दूसरे देवीशंकर अवस्थी। अगर ये दो व्यक्ति मुझे उकसाते नहीं तो मैं आलोचना नाम के व्यवसाय में कभी दाखिल न होता। उनके उकसाए मैंने आलोचना लिखना शुरू की। और आप सोचें कि जब एक इस तरह का प्रोत्साहन आपको मिलता है अपने से एक पीढ़ी ऊपर वालों से, तो आपको कुछ हिम्मत बनती है, कुछ करने का उत्साह जागता है। देवीशंकर अवस्थी को मैं कृतज्ञतापूर्वक भी याद करता हूँ इन निजी कारणों से, पर इसका महत्व कम है, अधिक महत्व है उन्होंने जो किया, और जिसको हिंदी का पाठक समाज, युवा आलोचक समाज भुला बैठा है। ये अवसर है, और ब्रह्म राक्षस को बहुत आभार कि उसने मुझे अपने एक प्रिय वरिष्ठ मित्र, दिवंगत मित्र को इतनी देर आपके सामने याद करने और उसकी उनके साहस, विवेक और बुद्धि को किसी हद तक प्रकट करने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार।